जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, यानी कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन, अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पुर्तगाली कंपनी को भारत में आगमन। आज का टॉपिक हमारा अंग्रेजी कंपनी को भारत में आगमन, अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन। ठीक, तो अंग्रेजी कंपनियां कैसे भारत में किस सन में आई, किस उद्देश्य से, यहाँ क्या व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी अंग्रेजी कंपनियां यहाँ इंडिया में। तो अंग्रेजी कंपनी का जो नाम था उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था। बात इंग्लैंड की, लंदन की उस समय की 1599 ईस्वी की बात है। यहाँ यूरोप महाद्वीप पड़ता है, यूरोप और यहाँ हमारा एशिया महाद्वीप में क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया, ये हमारी विश्व रेखा। ठीक है, अब यूरोप में क्या हुआ था 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी 1599 ईस्वी में व्यापारियों का एक समूह था, उसका नाम दिया था मर्चेंट ऑफ, यानी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम था। जो व्यापारी थे, व्यापारी का एक समूह था, उसको नाम दिया हुआ था, यानी नाम दिया जाता था मर्चेंट ऑफ यानी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम था उनका। जो व्यापारी थे, कहाँ के थे? यूरोप के व्यापारी, यानी लंदन के मिला के, यानी इंग्लैंड के व्यापारी थे। तो इनका नाम दिया था मर्चेंट एडवेंचर्स, इनको कहा जाता था। ये व्यापारी थे, व्यापारी। ठीक है, ये व्यापारी थे, तो इन व्यापारियों को कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था। अब इन सब ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ठीक है, इसका नाम था ट्रेडिंग, पूरा नाम था इसका ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था। 1599 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की थी। किसने? जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों को कहा था मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी व्यापारी ने, इंग्लैंड के व्यापारी ने एक कंपनी की स्थापना की थी 1599 ईस्वी में। 1599 ईस्वी में लंदन में एक कंपनी की स्थापना की थी, जो व्यापारी कंपनी, उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, जिसका नाम बाद में रखा गया बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। बाद में नाम क्या रखा गया था इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन स्टार्टिंग में 1599 की जब बात है, 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी कि इंग्लैंड के जो व्यापारी का एक समूह था, उन्होंने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, यानी पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या था? नया नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो पहले इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब इसका कंपनी का जो नाम बाद में पड़ा, तो वो कंपनी का नाम बाद में पड़ा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन की स्थापना की गई थी 1599 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ, इसमें 217 लोग शामिल हुए, और 217 लोग शामिल, जो व्यापारी थे 217 लोग। तो यहाँ इंग्लैंड में इसका नाम रखा गया, बाद में इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ यूरोप की कंपनी थी, नाम रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में।
31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 पूरे 1600 ईस्वी में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इसकी जो स्थापना का जो अधिकार पत्र था वो एलिजाबेथ प्रथम ने स्वीकार करा था, यानी ये जो वहाँ की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का जो अधिकार पत्र था उसको दिया गया था, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के कहने पर भी इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसमें कितने लोग शामिल थे? 217 व्यापारी शामिल थे, 217 व्यापारी शामिल थे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो उसकी जो अनुमति दी थी एलिजाबेथ प्रथम ने इसकी अनुमति दी थी, ठीक है। और 217 व्यापारी इसके अंदर शामिल किए गए थे। अब 217 व्यापारी के अंदर शामिल किए गए थे तो एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 साल व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। 15 साल तक कहा था कि 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते थे, ठीक है, 15 वर्षों तक व्यापार की अनुमति प्रदान करती कि 15 वर्ष के बाद तुम्हारी कंपनी के जो टारगेट है केवल 15 वर्षों में इस कंपनी को आगे बढ़ाना, तो 15 वर्ष तक की अनुमति प्रदान की थी, केवल 15 वर्षों तक की अनुमति प्रदान की थी। क्वेश्चन पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी तो कितने वर्षों की अनुमति प्रदान की थी एलिजाबेथ ने, जो वहाँ की रानी थी, तो 15 वर्ष तक की व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। क्वेश्चन ये बनता जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? उसका नाम था टॉमस स्मिथ। उसका नाम था टॉमस स्मिथ। ठीक है, टॉमस स्मिथ नाम था। क्या नाम था? टॉमस स्मिथ नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? टॉमस स्मिथ को बनाया गया था गवर्नर। प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ को बनाया गया था और 15 वर्ष की अनुमति दी गई थी। 15 वर्ष तक आप पूरे विश्व में कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते थे, तो 15 वर्षों की अनुमति, व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद जो एलिजाबेथ, अब क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय इंडिया में कौन सा मुगल शासक था? मुगल शासक कौन था? यहाँ हमारा दिल्ली, जो यहाँ दिल्ली में जो पड़ता, दिल्ली यानी मुगल साम्राज्य, दिल्ली जो था मुगल साम्राज्य के हाथ में था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि जिस समय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक का नाम था अकबर। क्या नाम था? भारत में मुगल शासक का नाम था अकबर। अकबर के समय में स्थापना हुई थी, अकबर, ठीक है। क्वेश्चन बनता ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय स्थापना हुई थी उस समय भारत का मुगल शासक, यानी भारत में कौन सा मुगल शासक था? तो किस मुगल शासक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर के समय में स्थापना हुई थी, क्योंकि अकबर 1600 ईस्वी में यहाँ इंडिया में था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1605 के बाद इसका पुत्र जो बन गया था जहांगीर गद्दी पे बैठ गया था, अकबर का पुत्र। 1605 के बाद 1605 तक अकबर रहा था, तो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई। तो इसके समय में कौन राजा था? अकबर था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता अंग्रेज सबसे पहले भारत में किस स्थान पर पहुंचे थे, ठीक है। सबसे पहले बार अंग्रेज आए थे भारत में, यहाँ आए थे, यहाँ राज्य पड़ता हमारा गुजरात। क्या नाम है इसका? गुजरात। और इसमें एक स्थान पड़ता सूरत। देखो मैंने बात बताई थी, पुर्तगाली जो कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी वास्को दी गामा भारत में कहाँ आया था? यहाँ कालीकट आया था। कहाँ? केरल में कालीकट आया था। बात करते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेज जो आए थे भारत में पहली बार, तो वे कहाँ आए थे? सूरत, गुजरात में आए थे। पहली बार सूरत, गुजरात में आकर पहुंचे थे। तो इनका जो जहाजी बेड़ा आकर कहाँ रुका था? सूरत में रुका था। जो जहाजी बेड़ा था, जिस जहाज से ये कैप्टन हॉकिंस यहाँ आया था इंडिया में, उसका नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम था उसका, हेक्टर, या उसको रेड ड्रैगन भी कहा जाता है। वो जहाजी बेड़े का नाम हेक्टर था, उसको उसके अंदर ही जहाज, उसका नाम रेड ड्रैगन नाम दिया गया उसका, ठीक है। तो 1608 में अंग्रेजों ने यहाँ आकर गुजरात में सूरत में अपनी कंपनी, व्यापारिक कंपनी लगाने की शुरुआत की थी। व्यापारिक कंपनी की शुरुआत कब की थी? 1608 में की थी व्यापारिक कंपनी की शुरुआत। व्यापारिक कंपनी
कंपनी शुरुआत कब की थी सूरत में? 1608 में, लेकिन बना नहीं पाए थे, पूर्ण रूप से बना नहीं पाए थे, केवल शुरुआत। क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजों ने पहली बार आकर भारत में किस स्थान पर कंपनी व्यापारिक कोठी खोलने की शुरुआत की थी? शुरुआत कहाँ की थी? 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तो 1603 ईस्वी की बात है, 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ, जो रानी एलिजाबेथ थी, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद जो बनता, जो इंग्लैंड के जो शासक बनते, उनका नाम था जेम्स प्रथम, ठीक। अब जेम्स प्रथम ने भारत में पहली बार जो यात्रा करने के लिए भेजा था, तो वो कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। क्वेश्चन पूछा था जेम्स प्रथम ने पहली बार भारत में व्यापारिक समझौते के लिए किसे भेजा था? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस नाम था, कैप्टन हॉकिंस। तो यहाँ इनका जहाज आकर का रुका था, 1608 में रुक गया था, लेकिन यहाँ इन्होंने व्यापारिक कंपनी खोलने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो वहाँ के राजा, कहाँ के, जो दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का मुगल शासक था, उससे अनुमति प्रदान करने के लिए भेजा था। क्वेश्चन पूछा था जेम्स प्रथम ने अपना प्रथम जो राजदूत के रूप में भेजा था कैप्टन हॉकिंस को, कब भेजा था? तो 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, क्या था? कैप्टन हॉकिंस कहाँ पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक कोठी खोलने की जो अपने साथ व्यापार करना था, अपने व्यापार के बारे में जो बात कही गई थी, तो अपने व्यापार की बात इन्होंने की थी कैप्टन हॉकिंस ने। किससे की थी? जहांगीर से, ठीक है। तो पहली बार जहांगीर, क्वेश्चन पूछा था जहांगीर दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो कैप्टन हॉकिंस था, ठीक। इससे पहले अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आ चुका था, लेकिन जहांगीर की बात चली यहाँ। जहांगीर के दरबार में आने वाला व्यक्ति कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कब पहुंचा था? 1609 ईस्वी में। जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर नाम था, या हेक्टर, इस जहाजी बेड़े के साथ जो आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन, क्योंकि ये क्या था? कैप्टन हॉकिंस जो था ये कप्तान था, जहाज चलाने वाला था। अब कुछ नहीं पूछा था कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? तो कैप्टन हॉकिंस भारत आया था 1609 ईस्वी में। किसने भेजा? जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। कहाँ? जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। किसका? जहांगीर दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था 1609 ईस्वी में। जहाँ इसने अनुमति मांगी थी वहाँ व्यापार करने की, तो कुछ बताया जाता है कि कुछ अनुमति दे दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से अनुमति नहीं मिल पाई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में किस स्थान पर खोली थी? तो यहाँ एक राज्य पड़ता आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का नाम है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक राज्य, एक स्थान पड़ता है मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। तो क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम में। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में खोली थी। फिर उसके बाद जब अनुमति दे दी थी, जहांगीर ने यहाँ अनुमति दे दी थी कोठी खोलने की, तो 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक।
कब खोली थी? 1611 ईस्वी में। देखो कंफर्म करना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो 1611 ईस्वी में पहली अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम। या देखो प्रारंभ की थी 1608 में, कहाँ? सूरत में, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। केवल प्रारंभ की थी 1608 में, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। अब बात करते कहाँ खोली, कहाँ थी पूरी कोठी? तो 1611 में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? 1611 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में खोली थी। कभी कभी राज्य का नाम पूछ लेता है कि मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं अंग्रेजों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? 1613 ईस्वी में सूरत में खोली थी, ठीक है। सूरत कहाँ पर था? गुजरात में। सूरत गुजरात में खोली थी अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तीसरी खोली थी यहाँ मद्रास में, तीसरी 1639 ईस्वी में, ठीक है। 1639 ईस्वी में ये तीसरी कोठी थी। तीसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? 1639 ईस्वी में मद्रास में। कहाँ स्थान? मद्रास। मद्रास कौन से राज्य में पड़ा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में खोली थी, ठीक है। दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तमिलनाडु में खोली थी। अब देखो क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। कब खोली थी? 1611 ईस्वी में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी दूसरी कोठी कब खोली थी? 1613 ईस्वी में। कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी, जो जहांगीर ने जिसकी अनुमति दी थी। जहांगीर की अनुमति से यह कोठी खोली गई थी व्यापारिक, ठीक है। तो जहांगीर की अनुमति 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी सूरत में खोली गई। सूरत कहाँ पर था? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है कौन? सूरत। अंग्रेजों ने अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तीसरी व्यापारिक कोठी 1639 ईस्वी में मद्रास में खोली थी, ठीक है। कहाँ? मद्रास में स्थापित की थी। अब बात करते हैं सर टॉमस रो की, ठीक है। सर टॉमस रो, तो क्वेश्चन ये बनता है सर टॉमस रो भारत में कब आया था, ठीक है। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, ये क्वेश्चन कई एग्जाम पूछ लिया गया कि सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो उस समय भारत के शासक कौन थे, ठीक है। सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो भारत में आया था 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, राजदूत, ठीक है। अब सर टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने राजदूत बना कहाँ भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार भेजा था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। क्वेश्चन ये बनता सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कब आया था? सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में, जो जहांगीर दरबार में व्यापार करने के लिए व्यापार का फरमान लेकर आया था, ठीक है। इसने जहांगीर से बात की थी, तो ये नहीं पता जहांगीर को कि हमारा देश आज गुलामी की ओर जा रहा है। उससे जो बात हुई थी ये समझ नहीं पाए थे, क्योंकि जब पहली बार सर टॉमस रो आया था, इसने भारत के बारे में, यानी जो वहाँ से विदेश से जो नक्शा वक्शा ले गए थे उसके बारे में बताया था। लेकिन जहांगीर इतनी बात समझ नहीं पाए थे कि भारत अब गुलामी की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ अंग्रेज धीरे धीरे, यहाँ इनका पहला ये इस तरह से एंट्री थी, जो व्यापारिक समझौते करने के लिए आया था। कहाँ? सर टॉमस रो को भेजा था। और कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक समझौते के लिए भेजा था, लेकिन इतनी संतुष्टिपूर्वक व्यापारिक समझौता हो नहीं पाया था, इसलिए उसको 1613 ईस्वी में वापस बुला लिया था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को 1613 में वापस बुलाया था। और आया कब था कैप्टन हॉकिंस? 1609 ईस्वी में भारत आया था और 1613 ईस्वी में वापस चला गया था, ठीक है। अब ये 1623 ईस्वी तक, 1623 तक रहा लगभग सर टॉमस रो, 23 के तक बताया जाता। तो क्वेश्चन ये बनता, जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। अब यहाँ एक स्थान पड़ता इस जगह पर, ठीक है। यहाँ एक स्थान पड़ता गोलकुंडा, क्योंकि यहाँ हम तट पड़ते, 3 तट इधर हैं और 3 तट इधर हैं, तो एक गोलकुंडा तट पड़ता, गोलकुंडा तट पड़ता। तो गोलकुंडा तट, तो गोलकुंडा तट से क्या करते थे? अंग्रेज व्यापार करना चाहते थे। तो यहाँ गोलकुंडा के एक शासक थे, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान सुनाया, जिसको गोल्डन ऑफर कहा जाता। क्या कहा जाता? गोल्डन ऑफर, गोल्डन ऑफर, यानी सुनहरा फरमान सुनाया था। सुनहरा फरमान। गोलकुंडा यहाँ स्थित है, देखो इधर हमारा गोलकुंडा यहाँ है, ठीक है। गोलकुंडा इधर, तो भारत की साइड में गोलकुंडा है। तो गोलकुंडा के एक शासक थे, जो सुल्तान थे, गोलकुंडा सुल्तान ने 1632 में सुनहरा फरमान सुनाया, जिसको गोल्डन ऑफर बोला जाता है। क्या बोला जाता? गोल्डन ऑफर।
गोल्डन ऑफर, एक गोल्डन ऑफर सुनाया था इसने। इसने क्या कहा था कि अंग्रेज जो गोलकुंडा के तट से व्यापार करते थे, 500 पैगोडा, 500 पैगोडा ये मुद्रा का नाम था, ठीक है, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर, वार्षिक कर देकर, यानी कि एक साल में केवल 500 पैगोडा देने थे और पूरे साल में कितना ही व्यापार कर सकते थे अंग्रेज। तो 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा तट से कितना ही व्यापार कर सकते थे। तो इस व्यापार को छूट करने के लिए गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको जो ऑफर दिया था उसको नाम दिया गया सुनहरा फरमान। क्वेश्चन पूछा था कि भारत के इतिहास में अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान किसने सुनाया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनाया था। कब सुनाया था? 1632 ईस्वी में। उसने ऑफर दे दिया था कि तुम 500 पैगोडा वार्षिक कर दो और उसके बाद कितना ही व्यापार कर सकते हो, ठीक है, कितना भी व्यापार कर सकते हो। तो गोलकुंडा के शासक ने 1632 ईस्वी में गोल्डन ऑफर दिया था, ठीक है, गोल्डन ऑफर दिया था, ठीक। एक अंग्रेज थे फ्रांसिस डे, उनका नाम था फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे नाम था। फ्रांसिस डे अंग्रेज थे, क्या नाम था उनका? फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे, ये अंग्रेज थे। फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे अंग्रेज थे। तो यहाँ एक स्थान पड़ता है इस जगह पर, यहाँ जो हमारे पांडिचेरी वगैरह, यहाँ चंद्रनगर पड़ता है, चंद्रनगर, चंद्रगिरी नाम था उसका। तो चंद्रगिरी के सुल्तान से, चंद्रगिरी सुल्तान से ये जो फ्रांसिस डे था, चंद्रगिरी सुल्तान से इसने मद्रास को पट्टे पर लिया था, मद्रास को पट्टे पर लिया था। देखो फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के सुल्तान से मद्रास, यहाँ स्थान पड़ता मद्रास, मद्रास कहाँ की राजधानी? मद्रास यानी कि चेन्नई का नाम था पुराना, मद्रास, मद्रास, मद्रास को पट्टे पर लिया था, पट्टे पर लिया था। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने। किससे लिया था? चंद्रगिरी के जो सुल्तान थे, चंद्रगिरी के सुल्तान से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। मद्रास पड़ता तमिलनाडु में, कौन से राज्य में? तमिलनाडु, मैं बताया था तमिलनाडु, तमिलनाडु के, तमिलनाडु यानी मद्रास को पट्टे पर लिया चंद्रगिरी सुल्तान से। फ्रांसिस डे, अंग्रेज फ्रांसिस डे थे, उन्होंने क्या मद्रास को पट्टे पर लिया चंद्रगिरी के सुल्तान से। और कालांतर में इसी को, यानी कि यहाँ इन्होंने अपनी जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया, अंग्रेजों ने अपनी किलाबंद कोठी, क्वेश्चन बनता, अभी मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने अपनी तीसरी कोठी कहाँ बनाई थी? इन्होंने अपनी तीसरी कोठी मद्रास में बनाई थी। कब बनाई थी? अब पट्टे पर लिया कब था? 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी किलाबंद कोठी का निर्माण किया था, ठीक है। इसका नाम रखा गया सेंट जॉर्ज, नाम रखा गया। बाद में उसका नाम क्या रखा गया था? सेंट जॉर्ज। देखो फ्रांसिस डे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने, फ्रांसिस डे अंग्रेज ने चंद्रगिरी के सुल्तान से मद्रास को 1639 ईस्वी में पट्टे पर ले लिया था। अंग्रेजों ने यहाँ किलाबंद कोठी का निर्माण किया था, किलाबंद कोठी का निर्माण किया, इसका नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ किला, इसको किलाबंद कोठी बोला गया, किलाबंद कोठी बोला गया था इसको। क्या नाम दिया गया था? किलाबंद कोठी। कहाँ? यहाँ किलाबंद कोठी, किलाबंद कोठी। किलाबंद कोठी का नाम क्या रखा गया? फोर्ट जैन, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा गया। अब यहाँ इन्होंने इसी को मुख्यालय बनाया अपना, लास्ट में क्या बनाया? इसी को मुख्यालय बनाया। तो यहाँ एक तट पड़ता है, उसका नाम है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन बनता, अंग्रेजों ने अपना जो मद्रास में मुख्यालय बनाया था वो कौन से तट पर स्थित था? तो कोरोमंडल तट पर स्थित था। जो कोरोमंडल तट पर स्थित था उसको अपना मुख्यालय बनाया था। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोरोमंडल तट पर बनाया था, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर इन्होंने अपना मुख्यालय यहाँ बना दिया था। और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किलाबंद कोठी का निर्माण किया था उसको इन्होंने अपना बाद में मुख्यालय बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ मुख्यालय बनाया। अब उधर क्या, उधर पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पुर्तगाली के बारे में बताया। तो पुर्तगालियों की एंट्री यहाँ हो चुकी थी, पुर्तगालियों की एंट्री हो चुकी थी। पुर्तगाली यहाँ पहले से ही आकर रहने लगे थे, क्योंकि पुर्तगाली की जो 3 वायसराय मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रथम वायसराय, सेकंड वायसराय और तृतीय वायसराय, यानी नीनो डी कुन्हा यहाँ थे। तो उस समय क्या हुआ था? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय बने, ये चार्ल्स द्वितीय थे, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय नाम था उनका, चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय राजकुमार थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड के राजकुमार। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजकुमार थे। और यहाँ पुर्तगालियों की, यहाँ पुर्तगाली कोठी इधर थी, पुर्तगाली इधर लगे हुए थे। तो पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी। उनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा,
कैथरीन ब्रेगेंजा। देखो पुर्तगाली भारत में आए थे, सबसे पहला आए थे, अंग्रेजों से पहले आए थे, लेकिन भारत आज़ाद हो गया था 1947 में। लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे, भारत वाले चले गए थे, यानी वो जो अंग्रेज थे भी चले गए थे 1947 में, पुर्तगाली फिर भी नहीं गए थे। अंग्रेजों से पहले आए थे, अंग्रेजों से बाद गए थे। पुर्तगाली गए थे भारत में से 1961 ईस्वी में, गोवा को आज़ाद करा था 1961 में आज़ाद करा था, तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए भारत से। फ्रांसीसी भी पहले 1700 यानी फ्रांसीसी 1954 के आसपास चले गए थे, और पुर्तगाली गए थे 1761 में। अब इन्होंने क्या काम करा था, जो दूसरे वायसराय आए थे, दूसरे वायसराय का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो उसने विवाह नीति अपनाई थी। उन्होंने भारत की लड़कियों से विवाह करने की नीति अपनाई थी। लेकिन जब इन्हें लगने लगा कि अंग्रेजों की सत्ता बढ़ती चली आ रही है, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली आ रही, तो इन्होंने अंग्रेजों से विवाह करने की नीति अपनाई। तो इन्होंने लड़कों से विवाह करने की नीति अपनाई। जो अंग्रेज जो प्रिंस था, जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय नाम था उसका, तो चार्ल्स द्वितीय से जो इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनके साथ यानी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी करा दी। वो सन था 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में, ठीक है, 1661 ईस्वी विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह हुआ था। अब क्या हुआ, अब देखो अंग्रेज और पुर्तगालियों में संबंध जुड़ गए, तो पुर्तगालियों से यहाँ से जाने से कोई संबंध ही नहीं बना कि यहाँ से चले जाएंगे, तो कुछ नहीं बनता। 1661 ईस्वी में क्या हुआ था, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगेंजा का जो विवाह हुआ था वो 1661 ईस्वी में हुआ था। यानी चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के राजकुमार थे और पुर्तगाली राजकुमार का नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा। अब इसमें क्या हुआ था, यहाँ एक यहाँ राज्य पड़ता महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी वर्तमान में क्या मुंबई है, ठीक है, क्या है मुंबई। अब मुंबई किसी अंडर में थी, पुर्तगाली के अंडर में थी मुंबई। अब इन्होंने पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में किसी दिया था, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। ले भैया जो शादी हुई लो दहेज में लो, तो कुछ नहीं बनता कि मुंबई को दहेज में किसने दिया था, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया, किसी था चार्ल्स द्वितीय को दिया था, ठीक है। अब उस समय ईस्ट इंडिया काम कर रही थी यहाँ, अब ईस्ट इंडिया काम कर रही थी, तो इन्होंने यहाँ 1661 में दहेज में दिया। फिर 1668 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय थे, चार्ल्स द्वितीय ने इस मुंबई को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेके पर दे दिया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड देकर, 10 पाउंड वार्षिक देकर, 10 पाउंड वार्षिक 10 पाउंड वार्षिक देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेके पर दे दिया था। देखो दहेज में मुंबई को दिया किसने था, पुर्तगाली ने दिया था। कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी में दहेज में किसने दिया था, चार्ल्स द्वितीय को दिया था। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेके पर दे दिया। ले भैया ठेके पर, यानी कि इन्होंने अपना प्रॉफिट समझा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब यहाँ से अंग्रेजों का जो सिस्टम था, अब यहाँ जो उस समय क्या था, 1661 ईस्वी के आसपास, 1668 ईस्वी के आसपास जो था, उस टाइम पर औरंगजेब का शासन चल रहा था, ठीक है। औरंगजेब का शासन शुरू हुआ था। तो औरंगजेब के समय में ऐसा हुआ था कि अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो गए थे। औरंगजेब ने जो 1688 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब के साथ, ठीक है, औरंगजेब 1688 ईस्वी में कौन था यहाँ, औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब ने 1688 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा अंग्रेजों के साथ और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के और औरंगजेब के बीच अंग्रेज लड़े थे, अंग्रेजों के बीच और औरंगजेब के बीच युद्ध लगा गया था 1688 ईस्वी का। तो इस समय औरंगजेब ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, कुछ नहीं बनता। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड, नाम था सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, कुछ नहीं बनता। औरंगजेब ने अंग्रेजों को जब भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, तो उस समय अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, सर जॉन चाइल्ड ने किया था। तो औरंगजेब के समय में 1688 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हो गए थे। अब इसके बाद धीरे धीरे लगभग 1664 ईस्वी में अब यहाँ फ्रांसीसियों की एंट्री होती है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी हम फ्रांसीसी को और अंग्रेजों के युद्ध के बारे में बताएंगे। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है
7 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो फिर औरंगजेब का जो था, यानी यहाँ से मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी वो डगमगा गई थी, ठीक है। अब यहाँ से 1668 ईस्वी के बाद भारत छोड़ने मजबूर हो गए, लेकिन फिर संधि हुई तो फिर भारत में यहाँ रुक गए थे। और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी को आगमन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो इस जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी फ्रांसीसी कंपनी को आगमन उसमें पढ़ेंगे, और फ्रांसीसियों के बीच और कर्नाटक यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, उसकी जानकारी इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है।